मेरी बहनें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। सुबह खाना पका के आई होंगी। ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? और मेरे भाई, आप सब अपने अपने काम, अगर आप दुकान चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या खेती करते हैं, उसको छोड़ के यहाँ आए मेरी बातों को सुनने के लिए। इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. देखिए, आपका जीवन मेहनत का जीवन है। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप ईमानदारी से, मेहनत के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ಇವತ್ತು ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. आपकी यही आशा होती है कि आगे बढ़कर आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बने। नौजवान लड़कियां हैं तो आप सोचते होंगे कि कोई अच्छा रोजगार मिल जाए, काम करें, कमाएं, तो उनका भी क्या हो रहा है? ಮೈಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್. सॉरी, यू couldn't hear me. I can't hear you. Okay, now. मैं कह रही थी, शायद सुनाई नहीं दिया उन्हें, मैं कह रही थी कि आपकी इच्छा क्या होती है, आपकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या है। सबसे पहले कि जो आपके बच्चे हैं वो जब बड़े होते हैं, उनकी अच्छी नौकरी लगे, वो कमाएं, उनका आत्मविश्वास बना रहे और उनका एक मजबूत भविष्य बने। आप सबको हिंदी समझ में आती है? ठीक है, फिर मैं ऐसे ही बोलती हूँ। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत भविष्य चाहते हैं, इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी हो, मैं भी अपने बच्चों के लिए यही चाहती हूँ। और सरकार का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, आपके लिए कोई समस्या उठती है, तो सरकार आपको बहुत मदद कर सकती है। जैसे मेरी बहनें यहाँ हैं, आज महंगाई की वजह से आपके जीवन में कितनी मुश्किलें हैं। आप जानते हैं कि सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। तो ये तमाम मुश्किलें आपके सामने हैं और 3.5 सालों से जो ये मुश्किलें हैं ये कम नहीं हुई हैं, बढ़ती चली गई हैं, क्योंकि आपको एक ऐसी सरकार मिली जो शुरू से ही गलत तरीके से बनी। शुरू से ही इन्होंने लालच की वजह से, सत्ता की वजह से विधायकों को खरीदा और एक सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई। तो शुरू से इनकी नीयत क्या थी? इनकी नीयत थी कि सत्ता में आना है, लूट मचाना है, अपने आप आगे बढ़ना है और जनता की मुसीबतों को पूरी तरह से नकारना है। यही इनकी नीयत थी। अब ये सरकार आई, 3.5 सालों से क्या हुआ? आज तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं पास में कहीं एक भाषण दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या कह रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसको दुनिया कह रही है या उनके लोग कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, विकास पुरुष, ये सब उनके बारे में कह रहे हैं। और ये विकास पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कर्नाटका आके कह रहे हैं कि मेरा एक सपना था कि मैं कर्नाटका में विकास लाऊंगा, मेरा एक सपना था कि कर्नाटका को मैं पूरे देश में विकास का मिसाल बनाऊंगा। तो क्यों नहीं बनाया? आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब जगह आप ही आप हैं। तो आपने क्यों नहीं किया?
अपना सपना साकार क्यों नहीं किया? और जब मैं पूछना चाहती हूं कि जब भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब ये लूट मच रही थी तो आपकी आंखें बंद क्यों थी? आपकी आंखें बंद इसलिए थी क्योंकि आप सपना देख रहे थे, बिजी थे, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो आपने लूट मचने दी, आपने चोरी होने दी, आपने रोका नहीं किसी को। ये कैसी बात हुई? 40% सरकारा क्यों है आपकी सरकार का नाम? कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में। चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को, सर्वज्ञानी अंतर्यामी जी को, कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। आत्महत्या करते हैं किसान, कोई समस्या नहीं देख रहा है किसानों की, कोई राहत नहीं आती। इस तरह से हर स्तर पर कर्नाटका को लूटा, और लूटते लूटते गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलेगी, कैसे हम रोजगार दिलवाएंगे, ये सब बातें सब भूल गए। आज चुनाव आया है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। हम यूपी में जब कोई इधर उधर की ज्यादा बातें करते हैं तो हम कहते हैं भाई मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। ये तो मुद्दे पे आ ही नहीं रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? विकास, आपके लिए अस्पताल बनाना, आपके लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, आपकी सड़कों को बनाना, आपके नौजवानों को रोजगार दिलवाना, मेरी बहनों को महंगाई से राहत देना, किसानों को आगे बढ़ाना, यही तो मुद्दे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं इन मुद्दों के? 3.5 सालों से इनकी सरकार रही है, क्या किया इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आप, जैसे मैंने कहा, कुछ खरीद ही नहीं पा रहे हैं। किसान त्रस्त है, परेशान है, हर तरफ से उसकी परेशानी बढ़ी रही है। जीएसटी कर करके इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि छोटे दुकानदार ही अपने आप परेशान हैं, उनके बिजनेस चल ही नहीं रहे हैं। जो मीडियम बिजनेस है, स्मॉल मीडियम बिजनेस है, वो चल ही नहीं पा रहे हैं। और लूट कम नहीं हुआ है बहनों और भाइयों, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है, इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे आपके, उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते, इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने खुद ही देखा होगा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर से कितनी सारी कंपनियां चली गई हैं इन 3.5 सालों में। मोटोरोला, एप्पल, नोकिया, ओला, सैमसंग छोड़ के चले गए। कोई चेन्नई गया, कोई हैदराबाद गया, क्योंकि लूट इतनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही खराब हो रहा है। बेंगलुरु जैसे शहर में, आपका भी शहर है, बेंगलुरु जैसे विश्व प्रसिद्ध शहर में 35 लोग गड्ढे के अंदर गिरकर मर गए। और यहां विकास के इतने मौके हैं, क्यों नहीं किए जा रहे? तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हर स्तर पर, चाहे आप नंदिनी को देखिए, आपने बनाया नंदिनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदिनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, अमूल को गुजरात से लाते हैं। लेकिन 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी,
तो आपको क्षीरा भाग्य मिला, क्षीरधारे मिला, सब्सिडी मिलती थी दूध के लिए किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर। दूध इतना इकट्ठा हो रहा था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को मिल सकता था। तो अब अचानक कैसे कम हो गया? अचानक ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये भी झूठ है। ये जो नंदनी आपने बनाई, इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदनी को खत्म कर डालेंगे। जिस स्तर पे आप देखें, जिस तरफ आप देखें, आपको सिर्फ लूटा गया है और मजाक उड़ाया गया है गवर्नेंस का। आज मेरे नौजवान भाई बहन यहां पे खड़े हैं, कितनों को सरकारी रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला है। और 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन नौकरियां आपको मिल नहीं रही हैं। जो नौकरी के मौके होते हैं, रोजगार के मौके होते हैं, कहां से आते हैं? छोटे दुकानों से, छोटे बिजनेसों से, मीडियम बिजनेसों से, बड़े बड़े जो PSU होते थे, जो सरकार के होते थे, उससे बहुत नौकरियां बनती थी। और किसानों को मजबूत करके, खेती मजबूत करके और रोजगार बनता था। लेकिन इनमें से कौन से काम किए इन्होंने? कोई ऐसा काम नहीं किया। बड़े बड़े PSU अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दिए, प्राइवेट कर दिए, वहां से नौकरियां बंद। जो छोटे दुकान है, छोटे बिजनेस है, उनको उनकी कमर तोड़ दी, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। किसानों का तो पूछिए मत। आपके लिए यहां आपके प्रदेश में गन्ने का जो दाम है सबसे कम है। दूसरे प्रदेशों में 3500, 4000 का मिलता है, यहां सबसे कम है। तो ये परिस्थितियां भाजपा ने बनाई। और आपसे भी एक शिकायत है, आपने बनाने दी, क्योंकि आप बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है। आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता, तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है, तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है। इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का, तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके, कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए। आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए, आपसे वोट नहीं मांगना है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ। बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं, जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूं कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस की सरकारों ने राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, किसानों के कर्ज माफ किए हैं। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। ये कम नहीं है बहनों और भाइयों। आज भी धान का दाम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। चुनाव के समय कहा पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, हिमाचल में लागू कर रहे हैं। तो आप अगर जागरूक नहीं बनेंगे और आप खुद नहीं देखेंगे कि भाई 3.5 सालों से इनकी सरकार है, क्या मेरे जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? मैं पूछ रही हूं आपसे, जब से बीजेपी की सरकार है कर्नाटका में, आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा।
जोर से बोलो। नहीं आई? किसानों के जीवन में आई? मजदूरों को राहत मिली? मेरी बहनों को महंगाई से राहत मिली? आप नौजवान खड़े हैं, आपको जॉब मिला? तो जागो, जागो। देखो 3.5 साल से कुछ नहीं हुआ है। आपके जीवनों में मुश्किलें बढ़ी हैं कि नहीं? बढ़ी है ना? तो कौन बदलाव लाएगा? ये माहौल कौन बदलेगा? आप ही बदल सकते हो, खासतौर से तुम लोग जो नौजवान हो। बदलाव लाओ, अपना हक मांगो। ऐसी सरकारों को मत लाओ जो आपका आदर नहीं करते हैं, जो आपका हक नहीं देते हैं। कांग्रेस आपको अपने हक देना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस ने कुछ गारंटी बनाई है। क्या है ये गारंटी? 100% प्रगति लाएंगे। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं, ये हम किसानों के लिए, इनको मजबूत बनाने के लिए डालेंगे। 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, शर्म की बात है। कांग्रेस ने ये प्रयास करेगी कि 1 साल के अंदर अंदर ये 2.5 लाख पद भरे जाएंगे। गृह ज्योति योजना लाना चाहते हैं हम। 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। और ऐसी चावल नहीं जो मुझे एक महिला ने बताया 2 दिन पहले कि दीदी जो चावल हमें मिल रही है वो हम खा ही नहीं पाते। हम अच्छी चावल देंगे, आपको 10 किलो देंगे। युवाओं, एक युवा निधि स्टार्ट करेंगे। युवा निधि में जिसका ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको हर महीने 3,000 रुपए सरकार देगी। और जिसका डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने सरकार देगी। गृह लक्ष्मी योजना, मेरी बहनों, सबसे ज्यादा मेहनत आप करती हो। आप घर का बोझ, महंगाई का बोझ, समाज का बोझ उठाती हो। मैं जानती हूं कितना मुश्किल है जीवन। मैं जानती हूं कि इसके बावजूद सबसे कम सहायता समाज आपका करता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपकी मेहनत को पहचानते हुए आपके लिए गृह लक्ष्मी योजना लाई है, जिसमें आपको 2,000 रुपए हर महीने आपके खाते में जाएगा। आपको बस में जाने के लिए जहां भी जाए आपको बस का पास फ्री में मिलेगा। देखिए, जो खासतौर से शहरों में डिलीवरी का काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, जो अस्थायी मजदूर हैं, इनके लिए बहुत कम सुविधाएं देती है सरकार। लेकिन आज जो ये काम कर रहे हैं उनकी भी मुसीबतें बहुत हैं। बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, 4-5 लोग छोटे छोटे कमरों में रहकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं कमाने के लिए, अपने परिवारों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक न्यूनतम आय तय करना चाहती है घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए, ताकि आपको एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए, जिससे आपका कोई फायदा, आपका शोषण न कर पाए। इसी तरह से 3,000 करोड़ रुपए हम बजट में अस्थायी कर्मी के कल्याण के बोर्ड में डालेंगे। ऑटो ड्राइवर के लिए, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी हम एक ऐसी कल्याण का बोर्ड बनाएंगे जिसमें 50-50 करोड़ रुपए डाल के उनकी मदद और उनकी सहायता के लिए हम काम करेंगे। जो रुकी हुई सिंचाई की योजनाएं हैं, आप जानते हैं कई नदियों से जो सिंचाई की योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, उनको रोका गया। बीजेपी ने उनका कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ाया। और जैसे कांग्रेस ने गोवा के साथ ट्राइब्यूनल बनाया था, महादाई जो प्रोजेक्ट था उसके लिए कि समस्याएं हम सुलझाएं, ये सब चीजें भी भाजपा ने रोक दी। तो हम इनको फिर से शुरू करेंगे ताकि आपकी सिंचाई में मुसीबतें कम हो।
इसी तरह से हमने सोचा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, आपके लिए भी फंड्स बने, आपके एक वेलफेयर फंड बने, ताकि जितना नुकसान आपने लिया है इन 3.5 सालों में, उससे कुछ राहत मिले आपको। हमने लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम चाहते हैं कि नए नए उद्योग बने। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती, जो आजकल एक बहुत नई चीज निकली है, हम चाहते हैं कि कर्नाटका ही इनका हब बने, यहां सबसे ज्यादा बने। इससे बहुत रोजगार मिलेंगे। और बीदर से लेकर चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिसमें टाउनशिप बने, और अनेक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड कि ये जो नौजवान हैं अगर एक छोटी सी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस विधानसभा से ही उनको थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मदद मिल सकती है कि अपने ही पैरों पे खड़े हो जाएं। कर्नाटका के लिए बहुत सारी चीजें सोची हैं। बेंगलुरु में एक टूरिज्म और बिजनेस के लिए, जैसे दुबई में होता है, गोल्ड और डायमंड पार्क बने, जैसे बेंगलुरु में आईटी सेक्टर मजबूत हुआ है और दुनिया में जाना जाता है, तो क्यों ना ये काम छोटे छोटे शहरों में भी, जो 2 टियर की शहर हैं, उनमें क्यों नहीं कर सकते। तो हमारा प्लान है कि मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जो छोटे शहर हैं, इसमें भी हम आईटी को मजबूत करें, टेक को मजबूत करें। ये सब हमारी योजनाएं हैं, हम आपके लिए करना चाहते हैं। ये कल्याण कर्नाटका है। आपको मालूम है कि कांग्रेस ने ही 371J का, जो आर्टिकल 371J है संविधान का, कांग्रेस ही लाई थी और यहाँ के लिए तमाम विकास के रास्ते खोले। इसके लिए सोनिया जी लड़ी, मनमोहन सिंह जी लड़े और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बहुत लड़े। और जब ये आर्टिकल 371J लाए तो हमारे मन में यही था कि कर्नाटका को पूरी तरह से हम विकसित करेंगे। उसकी वजह से रोजगार मिले, किसानों की सिंचाई की सुविधा मिली, कल्याण कर्नाटका का बहुत विकास हुआ। आज वो विकास कहां गया? 3.5 सालों में सारा बंद कर चुके हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको याद होगा, यहां पे यादगीर रेलवे कोच की फैक्ट्री खोली थी। ये सब कांग्रेस ने किया था। लेकिन आज भयंकर बेरोजगारी है कल्याण कर्नाटका में। पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है आपको। मुख्यमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस क्षेत्र में। 40,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं इसी क्षेत्र में, कल्याण कर्नाटका में है। 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षित लोग हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? क्योंकि हर तरफ से इन्होंने आपको पूछा नहीं है, घोटाले किए हैं। आप भर्ती के इम्तिहान देते हैं, पीएसआई का इम्तिहान देखिए, पुलिस के कर्मी खड़े हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, पेरेंट्स उनके माँ बाप फीस भरते हैं ट्यूशंस के लिए कि भर्ती के इम्तिहान के लिए तैयारी अच्छी होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो ये सब मेहनत करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, फीस भरने के बाद क्या पता चलता है? उसमें भी घोटाला कर दिया। तो ये परिस्थितियां बन गई हैं कर्नाटका की। और जैसे मैं आपसे कह रही थी, ये परिस्थितियां सिर्फ आप बदल सकते हो, ये आप ही के हाथों में है। समझ लो, महान इतिहास है आपका, आपकी संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ के महान गुरु महात्मा सबने ये संस्कृति आपके साथ बनाई, आपके समाज ने बनाई। आपका एक ऐसा प्रदेश है जो मुझे याद है, जब मैं छोटी थी मेरे पिताजी कहते थे हम कर्नाटका में बहुत विकास कर सकते हैं, वहां पे आईटी टेक की बड़ी बड़ी शहरें बना सकते हैं। और मैं पूछती थी कैसे,
छोटी थी, मुझे नहीं मालूम था। पिताजी ने कहा क्योंकि शिक्षित लोग हैं, कर्नाटका में इंग्लिश बोलते हैं, शिक्षित लोग हैं और टेक आईटी में बहुत शिक्षित हैं, तो ये दोनों चीजें जो हैं, जो इंग्लिश में भी भाषा इंग्लिश की भाषा में मजबूत है, आईटी टेक्नोलॉजी में मजबूत है, तो पूरी दुनिया में ये भागीदार बन सकते हैं जो आईटी और टेक आने वाला है। ये 1984-85 की बात कर रही हूं मैं। तो आप तब से पहचाने जाते थे अपनी मेहनत के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और इसके लिए कि आप सब मेहनत से अपने प्रदेश को बनाने लायक हैं और खुद अपने पैरों पे खड़े होने लायक हैं। तो उस परंपरा को तोड़िए मत। अपने प्रदेश को ऐसे हाथों में देकर जो सिर्फ लूटना चाहते हैं, दिल में सत्ता की लालच है, आपकी कोई परवाह नहीं है, उनके हाथों में मत दो। अब बंद करो ये सब। अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपना वोट अपने प्रदेश के लिए, अपनी ही लिए दीजिए। तभी यहां पे विकास आएगा, तभी आपका प्रदेश फिर से दुनिया में पहचाना जाएगा। सारी कंपनियां वापस यहां आएंगी, रोजगार बनेंगे और एक नया भविष्य, एक उज्जवल भविष्य आप बना पाएंगे। तो यही मेरा आग्रह है कि आप जागरूक बने, अपनी शक्ति से अपना भविष्य अपने हाथों में लीजिए। इन लोगों की बातों में मत पड़िए। देखिए कांग्रेस ने आपके लिए कितना काम किया, क्या क्या योजनाएं लाना चाहती है, और कांग्रेस को एक इस तरह की बहुमत से जिताइए कि उस सरकार को कोई तोड़ ना पाए। एक मजबूत सरकार बनाइए, एक स्थिर सरकार बनाइए, क्योंकि एक मजबूत और स्थिर सरकार जो तोड़ी नहीं जा सकती है, बहुत काम कर सकती है। तभी उसका पूरा ध्यान विकास पे जाता है। नहीं तो जोड़ तोड़ की कोशिशें जब होती हैं बाहर से, तो सरकार का ध्यान भी उसे बचाने में चले जाता है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से आपके कल्याण क्षेत्र के लिए, कि आप पूर्ण बहुमत से, भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएं और अपने भविष्य को एक बार फिर मजबूत बनाएं। आपने मेरी बहुत लंबी लंबी बातें सुनी, गर्मी भी हो रही है, अब मैं आपको छोड़ती हूँ। बहुत प्रेम दिया आपने, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। एक बार मेरे साथ कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद। जय हिंद। बहनों और भाइयों, आप कुछ समय से इंतजार कर रहे होंगे, आज मेरी बातों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका भी इस सभा में स्वागत करती हूँ। देखिए मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। आज सुबह उठकर आपने सबके लिए खाना बनाया होगा, घर का काम किया होगा, तभी आप यहाँ आ पाए। और जब यहाँ से आप वापस जाएंगी तो भी आप काम करेंगी, जिसका जॉब है वहाँ आप कल सुबह जाएंगी जॉब पे। जो खेती में मदद करती हैं वो खेती में मदद करने जाएंगी। तो आप सबका जो जीवन है बहुत मेहनत का जीवन है और संघर्ष का जीवन है। इसी तरह से मेरे भाई जो यहाँ हैं, आप भी जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, चाहे आप किसान हैं, खेती में करते हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आपका जॉब है, जो भी आप करते हैं, आप मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। अब जब आप इस तरह से मेहनत और ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तो आप सिर्फ अपने परिवार के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है शायद कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा आप एक काम कर रहे हैं। मेरे परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, उन्होंने
एक बार इंदिरा जी को चिट्ठी में लिखा था कि कोई भी देशवासी जो छोटे से छोटा काम करता हो, चाहे वो बर्तन मांजता हो, चाहे वो खेती करता हो, चाहे मजदूरी करता है, चाहे सरहद पे देश की सुरक्षा करता है, चाहे डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है, जो भी काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है वो देश की सेवा करता है। तो एक तरह से जब आप सुबह उठ के अपने जीवन के संघर्षों का सामना करते हैं और मेहनत की कमाई घर लाते हैं, तो आप भी देश सेवा का काम करते हैं। और ये जो देश सेवा है और ईमानदारी है, इसका हमारी राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रहा है। महत्व ये रहा है कि हमारा पूरा जो स्वतंत्रता का संग्राम था, जिससे हमें आज़ादी मिली, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने भी ये सेवा, ईमानदारी, जिसको वो कहते थे सत्य और सच्चाई की लड़ाई लड़ी। तो हमारी राजनीति, जो इस देश की राजनीति है, उसका आधार ही, उसकी नींव इन्हीं सिद्धांतों पे डली। इसका मतलब है कि शायद और देशों से भी ज़्यादा हमारे देश में पब्लिक ने हमेशा ये आशा रखी है कि हमारे नेता साधारण जीवन जिएंगे, कि हमारे नेता हमें लूटेंगे नहीं, हमारे नेता सत्ता में आएंगे तो ईमानदारी से हमारे लिए काम करेंगे। अगर हमारी कोई समस्या हो तो हम अपने नेता के पास जा सकते हैं, अपनी समस्या समझा सकते हैं और वो नेता हमारी समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। यही हमारी परंपरा रही है। और हमारे देश में बड़े से बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे महात्मा गांधी जैसे महात्मा रहे, हमेशा पब्लिक के बीच चले, हमेशा आपके सामने उन्होंने सर झुकाया, हमेशा आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा रही। तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, चुनाव का मौसम है। मौसम इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि नेता बरसते हैं आपके ऊपर इस समय बारिश की तरह। हर पार्टी से नेता आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और सबकी बात हमें ठीक भी लगती होगी किसी स्तर पे। आप किसी की बात सुनते हैं, आप सोचते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये, किसी और की सुनते हैं, कहते हैं ये तो ठीक कह रही है। तो आप कैसे चुनेंगे? आपको कैसे समझ में आएगा कि जो आपके सामने खड़ा होकर आपको भाषण दे रहा है उसकी नीयत क्या है, वो किस तरह का नेता है, उसकी पार्टी किस तरह की पार्टी है, आपके लिए क्या कुछ काम करेगी या नहीं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का समय है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने कि पिछले 3.5 सालों से कर्नाटक में कैसी परिस्थितियां बनी हैं। आपका कर्नाटका है, जैसे मैंने कहा, आप सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं और सबकी मेहनत से ही ये कर्नाटका बना है। किसी नेता ने एक दिन नहीं बनाया, यहाँ की जनता ने बनाया। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दुनिया जानती है आपकी कला, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता। यहाँ के शिक्षित नौजवान, टेक की कंपनियां, बड़े बड़े आधुनिक जो कंपनियां हैं यहाँ की, ये किसने बनाई? आप ही ने तो बनाई हैं, आपके बच्चों ने, आपके बुजुर्गों ने, और आपने अपनी मेहनत से बनाया। तो आज कर्नाटका में बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बन गई हैं। एक सरकार है जो 3.5 सालों से चल रही है, जो बनते समय ही गलत आधार पर बनी। जब ये सरकार बनी तब से चोरी शुरू हुई। क्यों कह रही हूं? क्योंकि सबसे पहले इस सरकार को बनाने के लिए विधायकों की चोरी करनी पड़ी।
इस सरकार को बनाने के लिए इन्होंने दूसरी सरकार को तोड़ा, विधायकों को पैसे खिलवाए, उनको अपनी तरफ लाए और तभी ये सरकार बनी। तो सबसे बड़ा जो सिद्धांत है देश की राजनीति का, वो तो बनते ही इन्होंने तोड़ दिया। और आज ये स्थिति है कि पूरे कर्नाटका में अगर एक पहचान है इस सरकार की, तो यही पहचान है कि ये 40% की सरकार है। और ये जो 40% की सरकार है, ये किसने कहा? किसी नेता ने नहीं कहा था। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, कहा था कि हमारे साथी इतने परेशान हैं घूस दे देकर कि 40% हम अपनी कमाई इनको दे रहे हैं, सरकार को, इनको रोकिए, कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो ये 40% सरकार तब से चले आ रहा है जब से कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को गई। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने भी चिट्ठी लिखी, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। 8 करोड़ रुपए एक विधायक के बेटे में के घर में मिले। आप सोच सकते हैं 8 करोड़ रुपए कैश एक विधायक के बेटे के घर में मिले, तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने कोई कार्रवाई की, पकड़ा उस लड़के को कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? नहीं की। उल्टा उसके पिता ने एक परेड निकाली कि मैं विधायक हूं, मेरे बेटे के घर में चाहे आप कुछ भी पकड़ लो, मुझे आप नहीं रोक सकते। इतनी बेशर्मी के साथ लूटा है कर्नाटका को कि हर स्तर पर लूट है, हर स्तर पर। और उस लूट का बोझ कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि ठीक है, ये लोग सत्ता में आ गए, लूटने लग गए, अपने बड़े बड़े महल बनवा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके पास बहुत हो गया, तो हमें क्या? लेकिन है, क्योंकि जो लूट रहे हैं वो आपका है, जो लूट रहे हैं वो संपत्ति आपकी है, कर्नाटका की है, आप सबकी है। अगर ये लूट बंद होती तो आपके लिए क्या क्या बन सकता था, आपको मालूम नहीं होगा। हमने एक अनुमान लगाया, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, कर्नाटका की संपत्ति लूटी है। अब आप सोचिए 1.5 लाख करोड़ रुपए में क्या क्या कर सकते थे। 1.5 लाख करोड़ रुपए में 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, कम से कम 20 बच्चे एक क्लासरूम में पढ़ते हैं। लाखों बच्चों की शिक्षा लूटी। इनके लूट से 2000 से ज्यादा लंबी 6 लेन की किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी, 2250 किलोमीटर लंबी, अगर ये 1.5 लाख करोड़ रुपए नहीं लूटते। 30 लाख गरीबों के घर बन सकते थे इन पैसों से। आपके लिए योजना बन सकती थी, जिसको कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना। 30 लाख घर बन सकते थे। आज अगर आप महंगाई से जूझ रही हैं बहनों, मुझे मालूम है 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी हो गई है। आप दुकान जाती होंगी, सुबह सोचती होंगी कि 1-2 चीजें पकानी है, आधे टाइम आप वापस लौटती होंगी बगैर खरीदे। आधी चीज खरीदती होंगी और आधी छोड़ देती होंगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। और इस महंगाई का सारा बोझ आप उठा रहे हैं, किसान उठा रहा है। डीएपी का पहले बोरा मिलता था 50 किलो का, आज वही बोरा उतने ही पैसों का 45 किलो का मिल रहा है। आपको अपनी फसल का दाम नहीं मिलता, ना गन्ने के किसान को मिलता है, ना धान के लिए मिलता है। आपका फर्टिलाइजर, उस पे भी जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। तो कैसे गुजारा होगा आपका अगर ये लूट बंद नहीं होगी? जब तक ये लूट बंद नहीं होगी तब तक आपका गुजारा हो नहीं पाएगा, आपकी मुश्किलें बढ़ती ही चली जाएंगी। और क्या होता है, आप सोचिए, अगर नेता का ध्यान लूटने में और लालच में हो जाता है और उसी में पड़ा रहता है वो,
तो वो काम करना बंद करता है। और इसके साथ साथ एक और चीज है जो आजकल हमारी राजनीति में, हमारे देश में है, कि अब नेता जान गया है कि भैया कुछ काम करो ना करो, चुनाव के समय पब्लिक के सामने चले जाना, धर्म की बात उठा देना, जाति की बात उठा देना, पब्लिक के जज्बात उठ जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे, चलो भैया नैया पार, एक और चुनाव निकाल देंगे। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? जब आपके सामने नेता आते हैं तो आजकल ताज्जुब की बात तो ये है कि आपको ये नहीं बताते कि 3.5 सालों से हमारी सरकार रही है, हमने आपके लिए इतने पाठशाला बनाए, हमने इतने संस्थान खोले हैं, हमने इतनी सड़कें बनाई हैं, हमने अस्पताल खोले हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए हमने क्या किया, आपके बच्चों को रोजगार कितने दिए, ये नहीं बताते, कहीं कहीं और की बातें करते रहते हैं। और इनको मालूम है कि जैसे ही धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, कोई ऐसी बात उठा ली जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो इनको काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपने इनकी आदत भी बुरी बना दी है। ये सोचते हैं कि आप एक बार चुनाव जिता देते हो तो कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। कहिए, नहीं रोकिए मत, सुनिए, हेलो, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। माफ करिए, बैठ जाइए तो मैं बोलूं। आपने वही बात बताई मुझे जिसकी चर्चा मैं कर रही थी। आपने वही बात बताई, धन्यवाद। आपने मुझे बताया कि महीनों से धरना कर रहे हैं, महीनों से इनकी कुछ मांगे हैं, धरना कर रहे हैं, और एक भी मंत्री, एक भी पदाधिकारी नहीं आया इनके पास इनसे पूछने के लिए कि किस लिए आप धरना कर रहे हैं। तो इन्होंने यही बात साबित की है जो मैं कह रही हूं। मैं कह रही हूं कि जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसी सरकारें चुनते हैं जो भूल जाते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाना उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है, जब आपको गुमराह करने के लिए तमाम बातें उठाते हैं जिनसे आपका दिल जुड़ा है, लेकिन आपकी विकास की बात नहीं करते, आपके जॉब्स की बात नहीं करते, तो नुकसान किसका होता है? उनका तो नहीं हो रहा है, वो तो अपने महल बना ही रहे हैं, लूट रहे हैं आपको, तो नुकसान किसका हो रहा है? बताइए, किसका हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। आप होने भी दे रहे हैं और आप जाग नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ये लूट है, इससे सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही है, सिर्फ ये चीजें नहीं हो रही हैं, आपका जो बेंगलुरु शहर है जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, कह रही हैं कि यहाँ पे हमें काम करना ही मुश्किल हो गया है। तो जब छोड़ के जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेंगे?
जब ये सिर्फ लूट में मग्न होंगे तो रोजगार बनाने का काम कौन करेगा? किसान की सहायता का काम कौन करेगा? मेरी बहनों के जीवन को सरल बनाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए काम कौन करेगा? तो आपको जागना पड़ेगा, आपको बहुत सख्ती से अपना निर्णय लेना पड़ेगा और ये निर्णय लीजिए कि जो सरकार आए वो आपके लिए काम करे, वो आपके हित में काम करे और वो जाने कि इस देश में जो लोकतंत्र की नींव डली थी, जो हमारे पुराने जो महात्माओं ने और नेताओं ने जो हमें शिक्षा दी थी, वो यही थी कि इस देश में पब्लिक सर्वोपरि है, पब्लिक सर्वोपरि है, आप सर्वोपरि हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आपको याद होगा कि ऐसी ऐसी स्कीम्स थी जिनसे आपका फायदा होता था। अन्न भाग्य था, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, कृषि भाग्य, आरोग्य भाग्य आपके स्वास्थ्य के लिए, कृषि भाग्य किसानों के लिए, पशु भाग्य जानवरों के लिए, विद्याश्री शिक्षा की स्कीम थी, इंदिरा कैंटीन होते थे, तमाम ऐसे काम किए गए जिससे आपका फायदा होता था। जैसे नंदिनी है कर्नाटका की, आप लोगों ने बनाई कांग्रेस के समय। अब आप देखिए कि कांग्रेस के समय क्या था और बीजेपी के समय क्या है। कांग्रेस के समय इतना दूध इकट्ठा होता था नंदिनी से कि फ्री में क्षीर भाग्य बना था, फ्री में स्कूल के बच्चों को दूध मिलता था। और कांग्रेस पार्टी ने क्षीरधार स्कीम निकाली थी जिससे किसानों को दूध इकट्ठा करने के लिए 5 रुपए प्रति लीटर दिया जा रहा था। तो उस समय नंदिनी खूब आगे बढ़ी, मजबूत बनी। आज बीजेपी क्या कह रही है? कह रही है दूध तो इकट्ठा नहीं होता, दूध कम इकट्ठा हो रहा है। पहले 99 लाख लीटर होता था, अब 70 लाख लीटर है। ये नंदिनी चल नहीं रही है, हम गुजरात से अमूल को ले आएंगे और नंदिनी को अमूल में जोड़ देंगे। ये क्या है? लूट है। ये कर्नाटका की संपत्ति की लूट है। कह रहे हैं इसको खत्म कर दो। झूठी, जिसको कहते हैं स्कैरसिटी, झूठी कमी कि दूध कम मिल रहा है इससे। अरे अगर 3.5 साल पहले दूध मिल रहा था तो अब कैसे बंद हो गया? लेकिन ये एक पूरी साजिश है कि नंदिनी जैसी चीज जिसको कर्नाटका के लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, उसको भी छीनने की, उसको हड़पने की साजिश है। तो ये होता है जब एक सरकार आपके हित में काम नहीं करती। अब कांग्रेस कह रही है कि कुछ गारंटी देना चाहते हैं हम। अब मैं खड़ी होकर आपको कोई भी गारंटी दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ ये करेंगे वो करेंगे। आपको कैसे मालूम कि हम इस गारंटी को पूरा करेंगे कि नहीं? कैसे मालूम? नहीं, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आप जाके देखिए राजस्थान में जो वादे कांग्रेस ने किए थे क्या पूरे किए हैं कि नहीं। जैसे पुरानी पेंशन का स्कीम था, जितने भी कर्मचारी थे बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि ये जो नया पेंशन का स्कीम लाई है ये सरकार, इसमें हमारे पैसे हमें पता नहीं किस में डाल रहे हैं। कल को उसको कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाएगी, पूरे जीवन की। तो उनकी समस्या थी, तो उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने वादा किया था कि ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम हम अपने प्रदेश में लागू करेंगे और लागू हुई। हमने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, राजस्थान में हुआ, और यहाँ कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब कर्ज माफ होने शुरू हुए थे। तो मेरी बातों पर नहीं, आप असलियत को देखो, पहचानो, आप समझो कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं इस देश में जो जनता की हित में काम कर रहे हैं। और तभी जब ये हम गारंटी बताते हैं आपको, तभी इनमें विश्वास है आपका, क्योंकि आपने देखा है कि कांग्रेस ने आपके लिए कुछ करके दिखाया। यहाँ कल्याण कर्नाटका में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ही ये 371J आर्टिकल लाई
ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रयासों से आया। इससे आपको रोजगार मिले, यहाँ का विकास हुआ और आपकी बहुत तरक्की हुई। आज वो सारे रोजगार तकरीबन बंद हो गए हैं, विकास बंद हो गया है, कोई इस क्षेत्र को देखता ही नहीं है, नकारता है। ये सरकार नकारती है इस क्षेत्र को। और आपको ये भी मालूम होगा कि इसी क्षेत्र में सिर्फ कल्याण कर्नाटका में 40,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 40,000, और 16,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ये तो नहीं है कि शिक्षित नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ डिग्री होती है कर्नाटका में, मुझे मालूम है। कुछ दिनों पहले मेरा हेलीकॉप्टर उतरा और मुझे लगा 2 किसान भाई होंगे, तो पास आए, नौजवान थे। मैंने कहा पढ़ाई की है? एक ने बीटेक की थी, एक ने बीएससी की थी। तो आप सब शिक्षित हो, पद खाली हैं, लेकिन पद आपको मिल नहीं रहे हैं। ये तो सरकार की नियति है ना कि आपको पद नहीं दे रही है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र खास तौर से विकसित हो, और इसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहा है। अब कांग्रेस ने जो गारंटी दी है इस चुनाव में, सबसे पहली गारंटी तो यह है कि लूट बंद होगी, लूट बंद होगी और विकास शुरू होगा। और 100% विकास कराना चाहते हैं हम। जो 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जो इस सरकार ने नहीं भरे, उनको हम भरेंगे, और हो सके तो एक ही साल में हम सारे पद भरने की कोशिश करेंगे। मेरी बहनों के लिए गृह लक्ष्मी योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत आपको 2,000 रुपए हर महीने आप ही के अकाउंट में जाएंगे, आपके खाते में सीधे जाएंगे। गृह ज्योति योजना, जिससे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आजकल रोजगार मिलना मुश्किल है और आपने बहुत मेहनत की है। आप भर्ती के इम्तिहान भी देते हैं, फीस भरते हैं, ट्यूशन करते हैं, फिर भी उसमें भी घोटाले आपको मिलते हैं और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए हम एक युवा निधि शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है और उसके पास नौकरी नहीं है, तो एक बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए प्रति माह आपको मिलेगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है और नौकरी नहीं है, तो हर महीने 1,500 रुपए सरकार आपको देगी अपने गुजारे के लिए। नंदिनी को हम मजबूत बनाएंगे। महिलाओं के लिए बस के पास फ्री मिलेंगे, जहां भी जाना है फ्री में जाओ। और आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, लेकिन रोजगार बनाने के लिए क्या करेगी कांग्रेस? तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि रोजगार बनाने के लिए सबसे पहले तो जो छोटे दुकानदार और छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, उनको मजबूत करने का काम कांग्रेस करेगी। आपके लिए एक वेलफेयर फंड बनाएगी, ताकि जितना आपने सहा है, जीएसटी, नोटबंदी की वजह से आपका जितना घाटा हुआ है और हम समझते हैं कि नुकसान हुआ है, आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी और सरकार आपके साथ खड़ी होगी। हम चाहते हैं कि कर्नाटका में लाइट एंड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने के जैसे नए नए उद्योग शुरू किए जाएं, ताकि तमाम नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। क्या हो गया, दिख नहीं रही हूं? बीदर से, यहां से चामराजनगर तक हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और टाउनशिप्स बनाना चाहते हैं। कई चुनी विधानसभाओं में हम 10 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देंगे, ताकि अगर कोई नौजवान अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहे
तो उसी विधानसभा से उसको थोड़ी सी सहायता मिल सकती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बेंगलुरु में हम बिजनेस पार्क, बिजनेस और टूरिज्म के लिए एक गोल्ड और डायमंड पार्क जैसे दुबई में बनते हैं वैसे बनाना चाहते हैं। मैसूरू, हुब्बली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा जैसे जिसको सेकंड टियर शहर बोलते हैं, जो बेंगलुरु जितनी बड़ी नहीं है लेकिन उससे थोड़ी छोटी लेकिन अच्छी खासी शहरें हैं, इनमें हम आईटी और टेक सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि ये छोटे छोटे बेंगलुरु की तरह बने। आपने सुना होगा कि आजकल डीजल पेट्रोल के नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनती हैं। हम चाहते हैं कि कर्नाटका को इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का एक हब बनाया जाए। सिद्धलघाटा से चिकबलपुर तक हार्डवेयर पार्क्स बनाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि 5 सालों में कम से कम 10 लाख नए रोजगार बने। यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत लोग आजकल डिलीवरी का काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, किसी के घर में नौकरी करते हैं। उनके लिए आज तक कर्नाटका में न्यूनतम आय फिक्स नहीं है, मतलब उनका शोषण हो सकता है, उनको कम आमदनी देके उनसे काम कराया जा सकता है। इसको बंद करने के लिए हम एक न्यूनतम आय फिक्स करेंगे घरेलू और डिलीवरी के कर्मियों के लिए। अस्थायी मजदूरों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाएंगे जिसमें कम से कम 3000 करोड़ रुपए हम डलवाएंगे ताकि आपके वेलफेयर के लिए इसमें पैसे हों। ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी अलग अलग बोर्ड बनाना चाहते हैं ताकि आपका भी किसी तरह से शोषण ना हो। 50-50 करोड़ दोनों बोर्ड में डलवाना चाहते हैं। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस आपके लिए बनाना चाहती है और करवाना चाहती है। देखिए, आज मैं यहां आ रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी मैंने सोचा देखती हूं क्या कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमारा सपना था, कि बीजेपी का सपना था, मोदी जी का सपना था कि कर्नाटका को वो देश में सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये कहा उन्होंने। और फिर कहने लगे कांग्रेस ने ये किया, वो किया, अतीत में ऐसा किया, 70 सालों से ऐसा किया, इनके परिवार ने ऐसा किया, वैसे ये सारी बातें कहने लगे। तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, 56 इंच की सीने वाले हैं। इनका सपना कैसे टूट गया? इन्हीं की सरकार ने तो तोड़ा है, इन्हीं की सरकार लूट रही है, सुबह से शाम तक लूट रही है, हर जगह लूट रही है। तो ये क्या कर रहे थे? आंख बंद करके सपना देख रहे थे क्या? इन्होंने रोका क्यों नहीं? इन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि लूट से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में आ जाए। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है। समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे? अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए, बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारी किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी माँ को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा?
तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। पूर्ण बहुमत लाओ, पूर्ण बहुमत। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के एक एक विधायक को जिताओ, ताकि यहां जो सरकार बने वो आपकी सरकार बने, आपके सामने सर झुकाए, आपका आदर करे और कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने से पीछे नहीं हटे। यही मेरा आग्रह है आपसे। वोट मांगने नहीं आई हूं, जागरूकता मांगने आई हूं। जाग जाओ। हमारे 4 उम्मीदवार हैं, यहां आइए। इनको जिताकर आप कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत सरकार बनाकर अपने प्रदेश में बदलाव ला सकते हैं। मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, कर्नाटका की, कर्नाटका की, कर्नाटका की। धन्यवाद। जय हिंद। याद रखो मैंने क्या बोला। ग्रीन टी शर्ट। कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया, आपको क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी। और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे। गृह लक्ष्मी की एक योजना बनेगी, जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं। गृह ज्योति योजना लाएंगे, जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। नंदिनी को मजबूत किया जाएगा। मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, आपकी जो मानदेय है वो 15,000 रुपए बनाई जाएगी। मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी। आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। बहनों और भाइयों, इस सरकार ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधुनिकीकरण में डालेगी। सब्सिडी, लोन और किसान की बीमा के लिए खर्च करेगी। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार किसानों के लिए नागिला तुड्डिता डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए डालेंगे। मेकेदातु, महादाई, अपर कृष्णा, अपर भद्रा, यटनाहोल, वाराही जैसी रुकी सिंचाई योजनाओं को हम शुरू करेंगे फिर से और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए डाला जाएगा। किसानों को 1 लीटर दूध के लिए 7 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और सभी दूध उत्पादकों के लिए 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। मछुआरों के लिए 6,000 रुपए फिशिंग हॉलिडे अलाउंस दी जाएगी और पंचायतों को सोलर लाइट लगाने के लिए 100% ग्रांट मिलेगा। गरीबों और अस्थायी मजदूरों के लिए अस्थायी कर्मी कल्याण बोर्ड बनेगा, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। फूड डिलीवरी कर्मी, घरेलू कर्मी और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी फिक्स की जाएगी। बीदर से चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें टाउनशिप बनाए जाएंगे। छोटे उद्योगों के लिए 1,000 करोड़ का वेलफेयर फंड मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद।
इसीलिए आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। कांग्रेस ने ये योजना बनाई है कि गारमेंट और टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे और प्रत्येक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे। बेंगलुरु में व्यापार और टूरिज्म के लिए दुबई जैसा एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाया जाएगा। और जैसे आज आईटी सेक्टर में बेंगलुरु मजबूत है, उसी तरह जो आपकी 2 टियर की शहरें हैं, मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उडुपी, शिवमोगा, इन सबको बेंगलुरु जैसे आईटी सेक्टर में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश होगी। हमारा सपना है कि कर्नाटका को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे बढ़ाएं और ऐसे बहुत ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब सारे रोजगार बने ताकि यहाँ का विकास ठीक ढंग से हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य मजबूत बने। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूं कि मुझे देर हो गई। आज हमारा हेलीकॉप्टर बेंगलोर से उड़ नहीं पाया, इसलिए गाड़ी से आए और 1 घंटा देरी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। धूप है, आप काफी इंतजार कर रहे होंगे। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ। शक्करे नगरा मांड्या में आकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपकी धरती को मेरा प्रणाम। ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು। ಈ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। पूरा देश जानता है कि यहाँ के किसानों की मेहनत से ही कर्नाटक आगे बढ़ा है और आपकी धरती जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसके लिए आप मेहनत से दिन रात एक करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ರೈತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ। देखिए, जब एक प्रदेश बनता है, उसकी पहचान बनती है, तो मुख्य तौर से उसकी पहचान उसकी जनता ही बनाती है। ಈ ದೇಶದ ಈ ನೆಲದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಆ ನೆಲದ ಜನರು। आप सब अपनी मेहनत से जब ईमानदारी से काम करते हैं तभी आपके प्रदेश की पहचान बन पाती है। ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। अगर कर्नाटका प्रदेश की आज पूरी दुनिया में पहचान है तो ये इसलिए कि आप सब ने उसको बनाया है। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶ್ರಮ। आपकी एक मजबूत पुरानी संस्कृति, आपकी सभ्यता, जिसे बसवन्ना जी जैसे महात्माओं ने, नारायण गुरु जी जैसे महात्माओं ने अपनी शिक्षा से सींचा। आपकी मेहनत, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, मेरी बहनें, आप दिन रात मेहनत करती हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया में कर्नाटका पहचाना जाता है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನದ ಏನು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. तो जब अपना प्रदेश इतना महान है, प्रकृति की सारी देन है, जनता मेहनती है, दिन रात काम करके प्रदेश को बनाती है, बच्चे ज्यादातर शिक्षित हैं, तो फिर ये परिस्थितियां क्यों हैं कि आज कर्नाटका में जिससे भी मैं बात करती हूं पता चलता है कि आप परेशान हैं, महंगाई की वजह से त्रस्त है, बेरोजगार है और मुश्किलों से आपका जीवन भरा है. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಜನರು. ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಈಗ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆ? देखिए, आपने सुना होगा कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% ಸರ್ಕಾರ. ಕಡೆಯ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಗ ಇರುವಂತ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सुना है कि नहीं? ಕೇಳಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು. सुना है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई. विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯ್ತು. अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकार है, इसका मतलब क्या है? ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं. जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? ಈ 40% ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है. ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಬರೀ ಲೂಟಿ, ದುರಾಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವರು? आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है. उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूं. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. तो सरकारें भी ऐसे ही हैं. जब सरकार में मंत्री और पदाधिकारी जो है उनको लगता है कि लूट और लालच से बहुत पैसे बन जाएंगे, बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत सत्ता मिल जाएगी, तो वो उसी चीज पे ध्यान रखते हैं. और जो उनका असली काम है, जनता के लिए काम करना, आप सबके लिए विकास करना, वो कम करते हैं. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರನೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. तो मेरी बहनों, जब दिन रात आप मेहनत करती हैं और समाज का बोझ उठाती हैं, घर से निकलकर कहीं जॉब करती हैं, वापस आती हैं, शाम को अपने घर का काम भी करती हैं, जब आप दुकान जाती हैं और महंगाई की वजह से आप कुछ खरीद नहीं पाती हैं, जब गैस सिलेंडर 1100 रुपए का मिलता है,
क्या सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, तेल महंगी है, दाल महंगी है, आटा महंगा है, तो आपको लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ती हैं, मन बनाती हैं, अपने संघर्ष के लिए खूब मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता होगा कि ये सरकार जिसका काम है कि महंगाई घटाए, जिसका काम है कि अगर महंगाई दूसरी परिस्थितियों की वजह से बढ़ रही है तो कम से कम कुछ करके हमें मदद करके, हमारी सहायता करके हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर रही है? ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? इस सरकार ने भाइयों और बहनों, जब मैं कहती हूं हर स्तर पर लूटा है, तो आप देखिए कि जब नौजवान भर्ती के इम्तिहान देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद उस इम्तिहान में घोटाला हो गया। PSI स्कैम को देखिए, इतने सारे ऐसे स्कैम हैं। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹಗರಣ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾರಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ ಲೂಟಿ. कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की, चिट्ठी लिखी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं सुना। ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. विधायकों के बेटे के घर में 8 करोड़ रुपए कैश मिले, 8 करोड़ रुपए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इस सरकार में उनकी। ರೈತ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ, ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. यहाँ पे मेरे बहुत सारे नौजवान भाई बहन होंगे, सरकार में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं दी गई। ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಾ, ಯುವತಿಯರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ತುಂಬತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ. आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपके माता पिता फीस देते हैं ट्यूशन की, फिर आप भर्ती का इम्तिहान देने जाते हो, ना आपको पद मिलता है और ना भर्ती के इम्तिहान के रिजल्ट सही ढंग से निकाले जाते हैं। ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮನೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. बल्कि पता चलता है कि हर पोस्ट के लिए रेट फिक्स हो गया है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो उसके लिए 50 या 70 लाख मांगा जाता है, लेक्चरर बनना चाहें तो 30-50 लाख मांगा जाता है, जूनियर इंजीनियर बनना चाहें तो 30 लाख मांगे जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि कहीं पे किसी के पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उस किसान को कहा गया कि अपनी 2 बैल दे दो। ये सच्चाई है। ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲಂಚ ಲಂಚ ಲಂಚ. ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಲಂಚ, PSI ಪೋಸ್ಟ್ ಕರೆದ್ರೆ ಲಂಚ, ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಂಚ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ 2 ಎತ್ತ ಅಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಲಂಚಕೋರರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ये किसानों का प्रदेश है कर्नाटका, और किसानों के लिए देखिए किस तरह से इस सरकार ने किया। ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರ ನಾಡು, ಆದ್ರೆ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡಿ. 25,000 रुपए प्रति एकड़ का टैक्स लगा दिया।
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕರೆಗೆ 25,000 ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ರೈತ. खाद पर 5% जीएसटी लगाया, ಅದರಲ್ಲೂ 5% GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ट्रैक्टरों आदि पर 12%, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ 12% GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. पेस्टिसाइड पे 18%, ನಾವು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ತರಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ DST ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. डीजल के दाम बढ़ गए, ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. डीएपी का दाम 1350 रुपए हो गया. DSPದು 1,350 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. जहां दाम बढ़ाया नहीं, वहां जो बैग के अंदर यूरिया डलता है उसको कम कर दिया. पहले 50 किलो का बैग मिलता था, अब उतने ही पैसों के लिए आपको 45 का मिलता है. ಪಹಲೆ ಈಗ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಗಳದು ನೀವು ಏನು ರೈತರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. बड़े बड़े वादे किए थे आपको कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, लेकिन आमदनी दुगनी सिर्फ सरकार में जो है मंत्री जो पद रखते हैं उनकी आमदनी दुगनी हुई, बल्कि 4 गुनी 10 गुना हो गया होगा. ಎಂತೆಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೈತರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ 2ರಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಖರ್ಚು. जहां बाकी प्रदेशों में 3,500 से 4,000 पर क्विंटल FRP मिलता है, यहाँ आपको सिर्फ 2,750 मिलता है. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 4,500 ಇಂದ 3,500 ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. आपके चीनी का मिल है यहाँ, उसका निजीकरण करने की कोशिश हो रही है. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कांग्रेस पार्टी उसे होने नहीं देगी. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. आपके साथ धोखा नहीं होने देंगे. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಧೋಖಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. क्योंकि बहुत धोखा हो गया है, बहुत चोरी हो गई है, ತುಂಬಾ ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಜೊತೆ. और भ्रष्टाचार का सिर्फ ये नतीजा नहीं है, बहुत और नतीजे हैं. खास तौर से जब हम रोजगार की बात करते हैं, ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಐಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटका. ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. आईटी में नंबर 1, ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1ನೇ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ. जॉब्स में नंबर 1 था, जॉब्स में नंबर 1 था. ಜಾಬ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. स्टार्टअप्स में नंबर 1, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. बाहर से जो निवेश आता था उसमें भी हम सबसे आगे थे. ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿತ್ತು. शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सब में नंबर 1 था. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. लेकिन ये जो 40% की सरकार है जिसने आपको डबल लूट दिया है, डबल इंजन नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ. ಈ 40% ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा काम रुक ही गया. ಒಂಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗಿದಾವೆ. बेरोजगारी बढ़ गई, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. युवाओं का जो भविष्य है वो कमजोर हुआ. ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. बड़ी बड़ी कंपनियां ओला जैसे, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, एप्पल, मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग यहाँ से छोड़ के चले गए.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. तो नौकरियां आएंगी कहां से? ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರೆ लाखों एमएसएमई छोटे बिजनेस छोटे दुकान बंद हो चुके हैं. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಗಿವೆ. बड़े बड़े जो सरकारी कंपनियां थी, पीएसयू थी, वो इन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाले. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. सरकार में 2.5 लाख खाली पद पड़े, वो भरे नहीं. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से लूटे गए. 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ. तो आप बताइए रोजगार आएगा कहां से? ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. वो मेहनत व्यर्थ चली जाएगी क्या? ಆ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. आपने अपनी मेहनत से नंदिनी बनाई. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಂದಿನಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. 4 साल पहले नंदिनी में इतना दूध इकट्ठा होता था कि शीरा भाग्य, शीराधारी जैसी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई. 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ಗಳ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿತ್ತು. उस समय बच्चे बच्चे को दूध मिलता था. ಅವತ್ತು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. 5 रुपए प्रति लीटर आपको सब्सिडी मिलती थी. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು. अब ये लोग कहते हैं कि नंदिनी में दूध इकट्ठा ही नहीं हो रहा है. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चाहते हैं कि आपकी नंदिनी, कर्नाटका की नंदिनी गुजरात के अमूल में मर्ज हो जाए. ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಹಾಲನ್ನ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಮೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और जानबूझ के फैलाया जाता है कि नंदिनी से दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, हम गुजरात का कोऑपरेटिव ला रहे हैं. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಮೂಲ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಂದಿನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂದಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो इस तरह से कैसे आगे बढ़ेंगे आप? ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? आपको अपने भविष्य के लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ये हम लोगों के भविष्य की बात नहीं है, ಇದು नेताओं की, पार्टियों की, सरकारों की. ಇದು ये आपके भविष्य की बात है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಇದೆ. कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया आपको, क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿತ್ತು. और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 100% ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे. ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತೀವಿ. गृह लक्ष्मी की एक योजना बनेगी जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯ ಒಡತಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬಹುದು.
गृह ज्योति योजना लाएंगे जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಡಿ 3,000 ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ। जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। ಯಾರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। नंदिनी को मजबूत किया जाएगा। ನಂದಿನಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, आपकी जो मानदेय है वो 15,000 रुपए बनाई जाएगी। ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನ 15,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ। मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी। ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 8,000 ಸಂಬಳ। और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए, और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ। अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा। ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ। बहनों और भाइयों, इस सरकार ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस पार्टी 1.5 लाख करोड़ रुपए कृषि के आधुनिकीकरण में डालेगी। ಈ ಏನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ। सब्सिडी, लोन और किसान की बीमा के लिए खर्च करेगी। ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಲೋನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ। भूमिहीन मजदूर और बटाईदार किसानों के लिए नागिला तुड्डिता डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, इसमें 500 करोड़ रुपए डालेंगे। ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ 500 करोड़ 500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ। ಮೇಕೆದಾತು, महादाई, अपर कृष्णा, अपर भद्रा, यटनाहोल, वाराही जैसी रुकी सिंचाई योजनाओं को हम शुरू करेंगे फिर से, और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए डाला जाएगा। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಹದಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಮೇಕೆದಾಟು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ। किसानों को 1 लीटर दूध के लिए 7 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ರೈತರಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ। और सभी दूध उत्पादकों के लिए 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಲು ಕರೆಯೋನಿಗೆ 50,000 ಸಾಲ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ। मछुआरों के लिए 6,000 रुपए फिशिंग हॉलिडे अलाउंस दी जाएगी। ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 6,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और पंचायतों को सोलर लाइट लगाने के लिए 100% ग्रांट मिलेगा। ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। गरीबों और अस्थायी मजदूरों के लिए अस्थायी कर्मी कल्याण बोर्ड बनेगा, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। ಬಡವರು ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ 3,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ।
फूड डिलीवरी कर्मी, घरेलू कर्मी और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम प्रति घंटा मजदूरी फिक्स की जाएगी। ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। बीदर से चामराजनगर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, इसमें टाउनशिप बनाए जाएंगे। ಬೀದರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ। छोटे उद्योगों के लिए 1000 करोड़ का वेलफेयर फंड मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं और कितनी दिक्कतें आई हैं नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद। इसीलिए आपको फिर से मजबूत बनाने के लिए एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದಾವೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಣವನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। कांग्रेस ने ये योजना बनाई है कि गारमेंट और टेक्सटाइल, लाइट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट के लिए नए उद्योग लगाए जाएंगे। ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅನುದಾನವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और प्रत्येक विधानसभाओं में 10 करोड़ के स्टार्टअप फंड दिए जाएंगे। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। बेंगलुरु में व्यापार और टूरिज्म के लिए दुबई जैसा एक इंटरनेशनल लेवल का गोल्ड एंड डायमंड पार्क बनाया जाएगा। ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। और जैसे आज आईटी सेक्टर में बेंगलुरु मजबूत है, उसी तरह जो आपकी 2 टियर की शहरें हैं, मैसूरू, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, उडुपी, शिवमोगा, इन सबको बेंगलुरु जैसे आईटी सेक्टर में मजबूत बनाने की पूरी कोशिश होगी। ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಐಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। हमारा सपना है कि कर्नाटका को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे बढ़ाएं। ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸು ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ। और ऐसे बहुत ऐसे हमारी योजनाएं हैं जिसके जरिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे खूब सारे रोजगार बने, ताकि यहाँ का विकास ठीक ढंग से हो और आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य मजबूत बने। ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ। ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। देखिए बहनों और भाइयों, मैंने आपको एक लंबी लिस्ट सुनाई है और ये लिस्ट आपकी समस्याओं की और उनको सुलझाने की बात की है। इस लिस्ट में जो मैंने बोला है, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि आपकी ये समस्याएं हैं, फिर आपसे बताया कि कांग्रेस पार्टी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, आपकी मदद के लिए क्या क्या करना चाहती है। ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೇನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಲೂಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। चुनाव का समय है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। कल किसी और पार्टी का नेता आएगा आपके सामने, खूब बातें करेगा और आप उसकी भी बात सुनेंगे। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾಳೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸಹ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ। मैंने देखा है कि भाजपा के जितने भी नेता आते हैं वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि आपका विकास कैसे होगा, वो आपको ये नहीं कहते कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाने की उन्होंने योजना बनाई है।
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. युवा बेरोजगार घूम रहा है, मेरी बहनें महंगाई से जूझ रही हैं, किसान की कमर तोड़ी जा रही है, छोटे व्यापारी रो रहे हैं कि उनका बिजनेस कम हो रहा है, बंद होने को जा रहा है. ಯುವಕರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಜನರು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು, कॉन्ट्रैक्टर किसान आत्महत्या कर रहे हैं. ರೈತ, ಈ ನಾಡಿನ ರೈತ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. लेकिन भाजपा के नेता आपके सामने आकर पुरानी बातें उठा रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. मैं आपसे आग्रह करती हूँ, अपनी भलाई के लिए आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. कि चुनाव में आपकी बात होनी चाहिए. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಮುದ್ದೆ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಂತೆ ನಡೀಬೇಕು. आपकी समस्याओं को हल करने की बात होनी चाहिए. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूँ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಂತ್ರಿ, ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं. ನೋಡೋಣ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ. एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना उस जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो आतंकवाद की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है. जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये न जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं. और जो आतंकवाद की समस्या है जिसके बारे में ये बार बार बोल रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है जिसके हल के लिए सब लोग काम करते हैं. लेकिन कर्नाटका के चुनाव में आकर ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ನೀವು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ. कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ. उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए. ನೀವು ಜನರು, ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ನೀವು ಜವಾಬ್ ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನು ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. आज वो कुछ भी कर ले, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा. ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. आप बदलाव लाएंगे, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತೀರಾ. और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ कि जब बदलाव लाएंगे तो ठोस तरीके से लाइए, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि यहाँ पे आपकी एक ऐसी सरकार बने जो आपके लिए समर्पित हो. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಿ, ಆ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ತರಬೇಕು. आपके जो मुद्दे हैं वो
सबसे महत्वपूर्ण है। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य पार्टी के हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप जागरूक बने और आप उनसे जवाब मांगे। ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಮೊದಲ ಮಂತ್ರ। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಅವರು ಆಲಿಸಬೇಕು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬೇಕು। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए अगर कुछ नहीं किया है, इनको निकाल दीजिए, बदल डालिए सरकार। ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರನ। अपने भविष्य को मजबूत बनाइए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए और आगे बढ़िए। ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತನ್ನಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರೋಣ। ये प्रदेश आपका है, इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा आपके हाथों में है। और इसकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा तब आएगी जब आपका पेट भरेगा, आप रोजी रोटी कमा पाएंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बना पाएंगे। ಈ ಮಣ್ಣು ನಿಮ್ದು, ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು। ನೀವು ಯಾವಾಗ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ। ನನ್ನ मेरे साथ एक बार कहिए, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका, जय कर्नाटका।